हेलो एवरीवन। आज हम टॉर्च इन्फेक्शन के दो लेक्चर पहले से डिस्कस कर चुके हैं और दोनों में हमने कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस और कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम को पढ़ा था। उसी टॉर्च को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ने वाले हैं साइटोमेगालोवायरस या कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस की। अगर साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन मदर में हो और वो कंजेनाइटली या वर्टिकल ट्रांसमिशन या वाया प्लेसेंटा या ब्रेस्ट फीडिंग अगर वो फीटस में या नियोनेट में जाए तो उस कंडीशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम जनरली फेस करते हैं उस बच्चे में जिसकी मां को क्या था, साइटोमेगालोवायरस था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये साइटोमेगालोवायरस या सीएमवी वायरस क्या होता है। सीएमवी साइटोमेगालोवायरस क्या है? तो साइटोमेगालोवायरस सबसे पहला याद रखना बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है। और ये मेनली हर्पीज फैमिली का वायरस है। हर्पीज फैमिली का वायरस है, हर्पीज फैमिली वायरस, ठीक है। और कौन सा होता है तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ह्यूमन हर्पीज वायरस के मेनली 8 टाइप होते हैं, उसमें ह्यूमन हर्पीज वायरस फिफ्थ जो होता है वो कौन सा होता है? साइटोमेगालोवायरस है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइटोमेगालोवायरस का कि साइटोमेगालोवायरस है वो कैसा होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है जो कि हर्पीज फैमिली का एक वायरस है, जो कि ह्यूमन हर्पीज वायरस कौन सा होता है? फिफ्थ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मां में कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी हम पहले मेटरनल ट्रांसमिशन की बात करें कि मां में इसका इंफेक्शन कैसे हुआ था। तो मैं अगर बात करूं मोड ऑफ मेटरनल ट्रांसमिशन की, मोड ऑफ मेटरनल ट्रांसमिशन, मेटरनल ट्रांसमिशन कि मां में इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं मेटरनल ट्रांसमिशन में अगर बात करूं तो मां में ट्रांसमिट होने के दो मेन रूट्स हो सकते हैं। पहला कौन सा होता है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिशन यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है साइटोमेगालो वायरस। और दूसरा देखने को मिलता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के साथ, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, प्लांटेशन यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के साथ भी साइटोमेगालोवायरस के इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा कौन सा? सेक्सुअल। तो नो डाउट कि मेनली किससे होता होगा तो सेक्सुअल से होता होगा, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो कितने लोगों में होता है, यानी बहुत ही कम रेयर है। तो अगर बोला जाए मोस्टली किससे तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस है। कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस है वो कब हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस अगर मां में प्राइमरली इन्फेक्शन डेवलप हुआ वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी मां ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस या साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन हुआ हो उस मां में जिसमें पहले कभी भी साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन ना हुआ हो, उस मां के बच्चे में चांसेस होते हैं। यानी मैं अगेन कह सकता हूं कि जो प्राइमरी साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन है वही रिस्की होता है किसके लिए? कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस के लिए। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ, प्राइमरी इन्फेक्शन या फिर मैं बोलूं कि कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस, कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस एसोसिएटेड विथ प्राइमरी मेटरनल, एसोसिएटेड विथ प्राइमरी मेटरनल इन्फेक्शन। यानी अगर मेटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मां में इन्फेक्शन हुआ हो, मां में अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहली बार अगर इन्फेक्शन हुआ हो, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ हो मदर में, तो उस केस में कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस होने के चांसेस क्या रहेंगे? बढ़ जाएंगे। अगर रिकरेंट है, अगर रिकरेंट है साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, अगर रिकरेंट साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में डिक्रीज होंगे, लेस चांसेस ऑफ साइटोमेगालोवायरस या लेस चांसेस ऑफ कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस, लेस चांसेस ऑफ कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस। यानी साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन होने के लिए बच्चे में कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन आने के लिए मां का प्राइमरी इन्फेक्टेड होना जरूरी है। अगर मां पहले से इन्फेक्शन हो रखा है यानी प्रेगनेंसी से पहले, तो उस कंडीशन में उसके पास क्या एंटीबॉडी, और जब उसके पास एंटीबॉडी है तो उस केस में जो फिटल जो ट्रांसमिशन है साइटोमेगालोवायरस के, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मां में कैसे इन्फेक्शन हुआ। तो मां के अंदर सेक्सुअल ट्रांसमिशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से हुआ था। और नेक्स्ट हम बोलते हैं कि मदर कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस कब डेवलप कर सकती है। तो मां में तभी डेवलप होगा या जब मां में प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, तो वो इन्फेक्शन कहां जा सकता है? फिटस को जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें मोड ऑफ फिटल ट्रांसमिशन की, मोड ऑफ फीटल ट्रांसमिशन, मोड ऑफ फीटल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो फीटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है या फिर मैं कह सकता हूं और न्यूबॉर्न, कि न्यूबॉर्न में या फीटस में ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके ट्रांसमिट होने की मैं आपको तीन चीजें बता देता हूं, तीन रूट बता देता हूं, तीन टाइम मेनली बता देता हूं। या तो ये हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब हो सकता है? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरा ये ड्यूरिंग लेबर हो सकता है, यानी जब बच्चा का बर्थ हो रहा हो, या फिर ये आफ्टर लेबर भी हो सकता है, आफ्टर लेबर, आफ्टर लेबर। अगर मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करूं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस का जो इन्फेक्शन है वो कैसे हो सकता है। तो अगेन वही रहेगा वर्टिकल ट्रांसमिशन या ट्रांसप्लेसेंटल, ट्रांसप्लेसेंटल। अगर वही मैं बात करूं ड्यूरिंग लेबर्स की, अगर वही मैं बात करूं ड्यूरिंग लेबर्स की, तो ड्यूरिंग लेबर्स डायरेक्ट कांटेक्ट विद वेजाइनल सिक्रेशन, डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट विद वेजाइनल सिक्रेशन, वेजाइनल सिक्रेशन, या फिर डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आने से भी। और तीसरा अगर मैं आफ्टर लेबर या बर्थ के बाद बात करूं तो ब्रेस्ट फीडिंग, क्या रहेगा आपका? ब्रेस्ट फीडिंग।
अब आपसे पूछा जाए मोस्टली जो साइटोमेगालोवायरस है या मोस्टली साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन न्यूबॉर्न में कब जा सकता है, कौन सी स्टेज में जाता है, मेनली कब जाता है, तो आपका आंसर रहता है ड्यूरिंग लेबर। और ड्यूरिंग लेबर भी कैसे, डायरेक्ट कांटेक्ट विद विजाइनल सिक्रेशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, डायरेक्ट कांटेक्ट, किसके साथ, विजाइनल सिक्रेशन के साथ। ये मेनली बच्चे में क्या करवा सकता है, साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन करवा सकता है। तो इस स्टेज में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग लेबर डायरेक्ट कांटेक्ट विद विजाइनल सिक्रेशन और ब्लड, और आफ्टर लेबर ब्रेस्ट फीडिंग से क्या हो सकता है, साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन बच्चे की ओर जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही कि और हम साइटोमेगालोवायरस का क्या एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो यही अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की हम बात करें, अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल इन्फेक्शन की कंजेनाइटल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली कौन सा इन्फेक्शन देखा जाता है, या मैं ऐसे बोलूं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप वैसे समझ तो जाओगे पर फिर भी मैं लिख देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमनली कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है कि जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा जाता है या मोनली कंजेनाइटल इन्फेक्शन कॉज करता है, तो आपका आंसर है साइटोमेगालोवायरस, यानी सीएमपी है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कंजेनाइटल इन्फेक्शन का, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपका आंसर क्या रहेगा, साइटोमेगालोवायरस। कौन सा रहेगा, साइटोमेगालोवायरस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोमेगालोवायरस, क्योंकि ये क्या करता है, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ क्लिनिकल फीचर्स की ओर, की और कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स है जो हमें देखने को मिलते हैं, तो हम क्लिनिकल फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा क्लिनिकल फीचर्स, और क्लिनिकल फीचर्स में मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं वो कैसे मिलेंगे मुझे, एसिम्टोमेटिक, यानी लगभग ऐसा है कि 90% जो केसेस होते हैं साइटोमेगालोवायरस के वो मुझे कैसे मिलते हैं, एसिम्टोमेटिक, यानी ऑलमोस्ट तो कैसे रहते हैं, एसिम्टोमेटिक। कुछ एक बच्चे होते हैं जिसमें सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, सिम्टोमेटिक। कितना, तो लगभग 5% जो केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सिम्टोमेटिक। और सिम्टोमेटिक केसेस ऑफ साइटोमेगालोवायरस इज नॉन एज, अगर मुझे नॉन एज, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सिम्टोमेटिक केसेस ऑफ साइटोमेगालोवायरस इज नोन एज, अगर सिम्टोमेटिक यानी साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन के अगर सिम्टम्स आ जाए तो उसी को बोलते हैं साइटोमेगेलिक इंक्लूसिव डिजीज, साइटोमेगेलिक इंक्लूसिव डिजीज, साइटोमेगेलिक इंक्लूसिव इंक्लूसिव डिजीज, साइटोमेगेलिक इंक्लूसिव डिजीज। अगर आपको पूछा जाए साइटोमेगेलिक इंक्लूसिव डिजीज क्या है, तो वो बच्चे जिसमें साइटोमेगालोवायरस की फाइंडिंग हमें मिल जाए, उसके सिम्टम्स आ जाए, तो उस केसेस में क्या बोलेंगे हम, साइटोमेगेलिक इंक्लूसिव डिजीज। हो सकता है कभी पूछे, तो मोस्ट ऑफ केसेस तो कैसे होते हैं, एसिम्टोमेटिक, लेकिन जो केसेस क्या है, सिम्टोमेटिक केसेस है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोमेगेलिक इंक्लूसिव डिजीज। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स की ओर। क्लिनिकल फीचर्स में हम नेक्स्ट वन बात करना चाह रहे हैं उसके क्लासिकल ट्रेड की, कि कौन से क्लासिकल प्रेजेंटेशन, कौन सा ट्राइड फीचर देखने को मिलता है किसके साथ, साइटोमेगालोवायरस के साथ। तो नेक्स्ट वन बोलता हूं मैं क्लासिकल प्रेजेंटेशन, या फिर मैं इसी को बोलता हूं ट्राइड फीचर्स। ट्राइड फीचर्स में हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हिपेटोस्प्लेनोमेगेली, दूसरा देखने को मिलता है जॉइंडिस, और तीसरा देखने को मिलता है पटेची। हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, जॉन्डिस और पटेची क्लासिकल ट्रेड है, क्लासिकल प्रेजेंटेशन है किसका, कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस का। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस का क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, जॉन्डिस एंड पटेची। ठीक है, इसके अलावा और मुझे कौन कौन सी फाइंडिंग्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन के अलावा मुझे बात करें, ये तो सारे क्या थे, क्लासिकल प्रेजेंटेशन थे। ठीक है, क्लासिकल प्रेजेंटेशन, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या रहेगा साइटोमेगालोवायरस का। इसके अलावा बात करें तो और कौन सी फाइंडिंग हमें देखने को मिल सकती है, तो इस बच्चे के साथ मुझे कोरियोरेटिनाइटिस, क्या देखूंगा मैं, कोरियोरेटिनाइटिस देखने को मुझे मिलेगा। इसके साथ और क्या देखने को मिलेगा, तो इस बच्चे में मुझे डीफनेस भी देखने को मिलेगा। क्या रहेगा, डीफनेस। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, और लास्ट वन अगर मैं बात करूं तो वही आपका ब्लूबेरी मफिन रेसिस। सुनना ध्यान से, हम बात कर रहे थे साइटोमेगालोवायरस में कौन कौन सी हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पढ़ा था क्लासिकल ट्रेड, यानी मोस्ट ऑफ द एसिम्प्टोमेटिक, जो सिम्प्टोमेटिक है उनको क्या बोलते हैं, साइटोमेगेलिक इंक्लूसिव डिजीज। क्लासिकल प्रेजेंटेशन में हिपेटोमेगेली, जॉन्डिस एंड पटेची, ये तो क्या इसका क्लासिकल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन आता है कोरियोरेटिनाइटिस, वही आपका कोरोइड और रेटिना का इन्फ्लेमेशन। जब याद करो, जब टॉक्सोप्लाज्मोसिस पढ़ा था तो इस कोरियोरेटिनाइटिस को हमने क्लासिकल प्रेजेंटेशन में रखा था, लेकिन साइटोमेगालोवायरस में क्लासिकल प्रेजेंटेशन में नहीं है। सुनना क्वेश्चन को ध्यान से, अगर साइटोमेगालोवायरस के क्लासिकल प्रेजेंटेशन की बात करता है तो कोरियोरेटिनाइटिस नहीं आता। कोरियोरेटिनाइटिस किसके क्लासिकल प्रेजेंटेशन में आता है, तो हम क्या कहेंगे उसको, साइटोमेगालोवायरस में। सपोज करो ऑप्शन में तीनों चीजें दे दी, उसके साथ कोरियोरेटिनाइटिस दे दिया, तो नो डाउट कोरियोरेटिनाइटिस क्लासिकल प्रेजेंटेशन नहीं है साइटोमेगालोवायरस का। ये किसमें पढ़ा था हमने, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के साथ। इसके अलावा मुझे डिफनेस देखने को मिलता है, अगेन वही सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस,
सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसके साथ पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, मैंने बोला था पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन की बात करी थी, या मैं बात करूं इंट्रासेरिब्रल कैल्सिफिकेशन की, तो वो हमने किसमें पढ़ा था, या इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन एक ही बात है, तो वो किसमें पढ़ा था हमने, कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में। लेकिन यहां भी देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लासिकल प्रेजेंटेशन नहीं है। ब्लूबेरी मफिन डिसीज की बात करूं तो ये किसी का भी क्लासिकल प्रेजेंटेशन नहीं है, ना तो रूबेला सिंड्रोम का है और ना ही साइटोमेगालो का, लेकिन दोनों के साथ मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ब्लूबेरी मफिन डिसीज। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं उस बच्चे को जिसको क्या हुआ है, कंजेनाइटल साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम इसके डायग्नोसिस की ओर, आगे बढ़ते हैं हम इसके बेटा डायग्नोसिस की ओर कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे कंजेनाइटल साइटोमेगालो वायरस को, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले चलते हैं फीटल इन्फेक्शन। फीटल इन्फेक्शन कि अगर फीटल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो फीटल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उस कंडीशन में हम इसको कंफर्म करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या साइटोमेगालो वायरस प्रेजेंट है। अगर है तो वो इंडिकेट करता है कि उसको फीटल को इन्फेक्शन हुआ है। तो फीटल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए क्या करना है, तो कंफर्म कंफर्म वायरल बाय कंफर्म वायरस कंफर्म वायरल आइसोलेशन फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड कि एमनियोटिक फ्लूइड से अगर मैं इसको एमनियोटिक फ्लूइड से इस वायरस को अगर आइसोलेट करूं तो उस कंडीशन में मैं कंफर्म कर सकता हूं कि इस बच्चे को क्या हुआ है, उस फीटस को क्या हुआ, साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन हुआ। इसके अलावा हम और क्या यूज करते हैं, तो इसके अलावा हम यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट वन कह सकता हूं दूसरा टेस्ट हमारा कौन सा रहेगा, तो साइटोमेगालो वायरस पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर आपको साइटोमेगालो वायरस का कंफर्मेटिव टेस्ट पूछा जाए, क्या कंफर्मेटिव टेस्ट की अगर बात करें तो कौन सा रहेगा, सीएमवी पीसीआर कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा, तो सीएमवी पीसीआर कंफर्मेटिव टेस्ट। ऐसा क्यों होता है, तो वेट करो बताता हूं कंफर्मेटिव टेस्ट इसको क्यों बोला मैंने, सुनना ध्यान से। ये जो टेस्ट होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है, ये जो टेस्ट होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है आफ्टर 2 वीक ऑफ एज, कि जब बच्चे की एज 2 सप्ताह से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट टेस्ट है वो कौन सा रहेगा, साइटोमेगालो वायरस का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराना। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कंफर्मेटिव टेस्ट है कब, आफ्टर 2 वीक। तो मैं कह सकता हूं क्वांटिटेटिव पॉजिटिव CMV PCR is sensitive test after 2 weeks of age, यानी 2 सप्ताह के बाद हम कौन सा टेस्ट बेस्ट प्रीफर करते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, साइटोमेगालो वायरस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि 2 सप्ताह के बाद ये हाईली सेंसिटिव होता है, इससे हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस तो हमारा आंसर क्या रहेगा, CMV PCR यानी साइटोमेगालो वायरस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगेन वही टेस्ट जो आप पिछले डिजीजेस में पढ़ते आ रहे हो। तो नेक्स्ट वन हम बोलेंगे कि थर्ड वन जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा हमारा पॉजिटिव साइटोमेगालो वायरस आईजीएम। इस आईजीएम को क्यों यूज नहीं करते हैं, ये कंफर्म क्यों नहीं कर रहा है, बाकी सब में तो कंफर्म कर रहा था। तो ये टेस्ट है वो लेस सेंसिटिव है कब, बिफोर 2 वीक ऑफ एज। तो मैं कह सकता हूं लेस सेंसिटिव बिफोर 2 वीक्स ऑफ एज। इस टेस्ट को यूज नहीं करने का, इसको कंफर्मेटिव नहीं मानने का रीजन क्या है, तो ये जो टेस्ट है वो लेस सेंसिटिव होता है कब, 2 सप्ताह की एज से पहले। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, अगर इसको हम 2 सप्ताह के बाद यूज कर सकते हैं तो आफ्टर 2 वीक, अगर मैं इसको आफ्टर 2 वीक अगर यूज करूं तो उस कंडीशन में ये इंडिकेट कर सकता है कि शायद इसको क्या हुआ, पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन हुआ, क्योंकि ये कंजेनाइटल को नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि अगर सपोज करो कि एट बर्थ ड्यूरिंग बर्थ, यानी मैं बोलूं वेजाइनल सिक्रेशन के कांटेक्ट में आने से अगर उसको साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन हुआ है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ हुआ है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब हुआ कि वो कंजेनाइटल नहीं हुआ है, पोस्ट नेटली ट्रांसमिशन हुआ है। तो उस कंडीशन में कह सकता हूं आफ्टर 2 वीक इट ड्यू टू पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन, तो ये मुझे पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन को बताता है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि इस बच्चे को क्या हुआ है, कंजेनाइटली क्या हुआ है, साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो फोर्थ जो टेस्ट है वो यही रहेगा आपका पॉजिटिव साइटोमेगालो वायरस आईजीजी। और आईजीजी कंफर्म नहीं करता, क्यों, क्योंकि आईजीजी कैन क्रॉस प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, इसलिए इस टेस्ट को भी मैं क्या नहीं करता हूं, प्रेफरेंस नहीं देता हूं। इतना सब कुछ पढ़ने का क्या रीजन था, क्योंकि हमने पहले आईजीएम और आईजीजी पढ़ते थे। आईजीएम लेस सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि ये 2 सप्ताह से पहले तो लेस सेंसिटिव है, एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। 2 सप्ताह के बाद आईजीएम अगर पॉजिटिव हो सकता है, वो किससे हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग से हुआ। वही अगर हम बात करें पॉजिटिव साइटोमेगालो वायरस आईजीजी, ये तो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ठीक है, इसके अलावा हम कौन सा यूज करते हैं, तो बेस्ट टेस्ट कौन सा रहेगा, साइटोमेगालो वायरस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कब, आफ्टर बर्थ। और अगर हम फीटल लाइफ की बात करें तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वायरस आइसोलेशन करेंगे, कहां से, एमनियोटिक फ्लूइड से। मेनली कब ट्रांसमिशन होता है, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमनली जो ट्रांसमिशन होता है वो कब होता है, तो मैंने बोला था मोस्टली जो ट्रांसमिशन होता है वो कब होता है, ड्यूरिंग लेबर। मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन के चांसेस कब रहते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहता है, ड्यूरिंग लेबर, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट विद वेजाइनल सिक्रेशन। तो डायग्नोसिस क्लियर करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे हम बात करने वाले हैं इसके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कि हम उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अच्छा, अगर आप डायग्नोसिस में कभी आपको यह पूछा जाए कि डायग्नोसिस जब भी आप करते हो, डायग्नोसिस आप जब भी करते हो, अगर डायग्नोसिस के साथ आपको पूछा जाए बेस्ट स्पेसिमेन कौन सा रहेगा, आप सैंपल कलेक्शन कहां से करोगे, सैंपल फॉर साइटोमेगालो वायरस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो उस कंडीशन में आपका आंसर सबसे बेस्ट आंसर रहेगा यूरिन, सबसे बेस्ट आंसर
बेस्ट सैंपल कौन सा रहेगा? तो यूरिन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? तो इसके अलावा डिटेक्ट कर सकते हो उसको सलाइवा में, ब्लड में, ब्रेस्ट मिल्क में। ठीक है, पर अगर आपको बेस्ट पूछा जाए, बेस्ट साइटोमेगालो वायरस का जो डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट सैंपल क्या रहेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यूरिन। क्या रहेगा? यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं उसके मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं। सुनना, तो अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जनरली हम साइटोमेगालो वायरस में ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो ड्रग यूज करते हैं वो भी कैसी होती है? हाईली टॉक्सिक होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ तो उस कंडीशन में हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं साइटोमेगालो वायरस के केसेस में। दूसरा, साइटोमेगालो वायरस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है तो हमें यूज करने होंगे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जब भी हम उस बच्चे को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। तो फर्स्ट वन मैं बोलता हूं, यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ड्यूरिंग केयर। जब भी बच्चे की केयर करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। और अगर साइटोमेगालो वायरस, इफ साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हुआ हो तो उस केसेस में सबसे बेस्ट क्या रहेगा? तो आंसर है आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके अलावा बात करें तो और कौन से हम ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग्स हम यूज करें? हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में ड्रग यूज करते हैं जिसका नाम है ज़ेनसाइक्लोविर। कौन सी? ज़ेनसाइक्लोविर। ज़ेनसाइक्लोविर ये हम कब इंडिकेट करते हैं? ये तो जनरली तो इसको हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड यानी नहीं देते हैं, पर सीवियर केसेस अगर साइटोमेगालो वायरस का हो तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं? ज़ेनसाइक्लोविर। तो मैं कह सकता हूं इंडिकेटेड ओनली इन सीवियर और प्रोग्रेसिव डिजीज। सीवियर और प्रोग्रेसिव डिजीज हो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? इस ज़ेनसाइक्लोविर को। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी ऑफ दिस ड्रग, इस ड्रग्स की हाई टॉक्सिसिटी होती है, इसलिए हम जनरली इसको क्या नहीं करते हैं? यूज नहीं करते हैं। कौन सी ड्रग? ज़ेनसाइक्लोविर। सुनना ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी कि कौन सी ड्रग्स है जो हम यूज करते हैं कंजेनाइटल साइटोमेगालो वायरस के लिए या उसको ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए, आंसर है आपका कौन सा? ज़ेनसाइक्लोविर। ठीक है, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट हम यूज करते हैं? तो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा साइटोमेगालो वायरस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे ज्यादा कब फैलने का चांसेस रहता है? तो सबसे मोस्टली जब ट्रांसमिशन कब होता है? तो मैं कह सकता हूं कि ड्यूरिंग लेबर। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल इन्फेक्शन कौन सा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आंसर क्या रहेगा आपका? साइटोमेगालो वायरस। कौन कौन से क्लासिकल ट्रेट देखने को मिलता है? तो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, जॉन्डिस एंड फटेजी। ठीक है, ये सारी फाइंडिंग देखते हैं हम उस बच्चे के साथ जिसको क्या हुआ है? कंजेनाइटल साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो ये हमने एक डिजीज, ये हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, एक लेक्चर डिस्कस किया था किसके रिगार्डिंग? कंजेनाइटल साइटोमेगालो वायरस के रिगार्डिंग। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे ये जो डिजीज आपने कंप्लीट किया है, लास्ट जो टॉर्च इन्फेक्शन की एक जो डिजीज, जो एक इन्फेक्शन बचा है जिसका नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, तो हम इसी डिजीज का इसी लेक्चर के साथ एक डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जो क्या रहेगा आपका? तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में छोटे से एक टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस इसी में से भी आते हैं। तो नियोनेटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस क्या होता है? नियोनेटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाए, यानी नियोनेट में हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, तो हम कौन सी फाइंडिंग्स देखते हैं, कैसे हम डायग्नोस करते हैं, क्या रूट ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे नियोनेटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के रिगार्डिंग। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है नियोनेटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, यानी कि ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस HSV, ये जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, अगेन ये ह्यूमन हर्पीज वायरस फैमिली का क्या है? मेंबर है। किसका? ह्यूमन हर्पीज वायरस या ह्यूमन हर्पीज फैमिली का वायरस है, ह्यूमन हर्पीज फैमिली का। ठीक है, ह्यूमन हर्पीज फैमिली या ह्यूमन हर्पीज फैमिली। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं कि ये HSV ह्यूमन हर्पीज वायरस है क्या, या ह्यूमन हर्पीज वायरस क्या है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ये भी एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। अब अगर हम बात करें तो आपने ह्यूमन हर्पीज वायरस की बहुत से मेनली 8 नॉन, यानी अभी तक 8 जो वायरस है उनका पता लगाया है ह्यूमन हर्पीज वायरस के रिगार्डिंग। उनमें से 2 हम ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट और ह्यूमन हर्पीज वायरस सेकंड, 2 मेनली पढ़ने वाले हैं जो कि बच्चे में क्या करवा सकते हैं? नियोनेटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन करवाते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो मेनली कितने टाइप के? तो 2 टाइप के। तो मैं कहना चाहूंगा 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन हर्पीज वायरस एग्जिस्ट, कि अभी तक 2 ह्यूमन हर्पीज वायरस क्या है हमें देखे गए हैं। इसमें से सबसे पहला मैं बात करता हूं ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट की। ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट कौन सा? ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट। ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट को हम बोलते हैं ओरल हर्पीज। कौन सा? ओरल हर्पीज। और ये जो ओरल हर्पीज है, इसमें मेनली जो फाइंडिंग देखने को मिलती है वो फीवर एंड ब्लिस्टर। टोटल जो ह्यूमन हर्पीज वायरस के जो केसेस होते हैं नियोनेट में, उसमें 30% केसेस के अंदर कॉजेज कौन सा होता है? ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट होता है। और इसका मेनली जो ट्रांसमिशन होता है वो सलाइवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में, क्योंकि ये ओरल हर्पीज है तो डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ? सलाइवा के साथ हो सकता है ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट या नियोनेटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो मैं कह सकता हूं ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सलाइवा।
और मेनली कब? ड्यूरिंग किसिंग, यानी अगर माँ बच्चे को किस करे, हाँ पापा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बच्चे की बात कर रहा हूं, हाँ अगर माँ किस करे बच्चे को तो ड्यूरिंग किसिंग उसका सलाइवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से उस बच्चे में क्या हो सकता है? नियोनेटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये पहला जो हमने पढ़ा वो कौन सा? एचएसवी फर्स्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी को हम बोलते हैं ऑरल हर्पीज। कौन सा? ऑरल हर्पीज। इसमें मेनली फाइंडिंग क्या देखते हैं? फीवर एंड ब्लिस्टर। टोटल केसेस में 30% केसेस में कौन सा होता है? ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट कॉज होता है, और इसका मेन जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके वजह होता है? सलाइवा की वजह। ठीक है, तो ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलाइवा की वजह ये क्या होता है? फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन पढ़ते हैं टाइप सेकंड में ह्यूमन हर्पीज वायरस सेकंड की अगर हम बात करें, कौन सा? सेकंड, ह्यूमन हर्पीज वायरस सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है जेनाइटल हर्पीज। कौन सा? जेनाइटल हर्पीज, यानी वो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो मेनली जेनाइटल ट्रैक्ट में इंफेक्शन कॉज करता है। वेस्ट यानी आपकी वेस्ट या कमर से नीचे वाले पोर्शन में अगर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का इंफेक्शन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज। अगर जेनाइटल हर्पीज की बात करूं तो इसके अंदर मेनली मुझे क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है? तो याद रखना, कॉलीफ्लावर लाइक वॉट्स, कॉलीफ्लावर लाइक वोर्स। कॉलीफ्लावर बोलूं तो मैं गोभी के फूल जैसा मुझे क्या देखने को मिलेगा? उसमें वोर्स देखने को मिलेंगे। जो हर्पीज के जो लीजन्स है वो कैसे होंगे? कॉलीफ्लावर लाइक वोर्स होंगे। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कॉलीफ्लावर लाइक वोर्स कौन सी डिजीज के साथ देखने को मिलता है? तो आंसर आपका क्या रहेगा? हर्पीज, ह्यूमन हर्पीज वायरस सेकंड, यानी कि अगर नियोनेट में या एडल्ट में भी यही फाइंडिंग रहेगी, ह्यूमन हर्पीज वायरस सेकंड हुआ तो किस टाइप के वोर्स? कॉलीफ्लावर लाइक वोर्स। अगर मैं बोलूं कि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन रहता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लीजन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लीजन, या मैं कह सकता हूं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वाया जेनाइटल सिक्रेशन और वेजाइनल डिलीवरी। अगर वेजाइनल डिलीवरी हुआ हो या फिर डायरेक्टली उस सिक्रेशन के साथ क्या हो, कांटेक्ट में आए हो, तो उस केसेस में कौन सा हो सकता है? ह्यूमन हर्पीज वायरस सेकंड हो सकता है। ये टोटल केसेस का लगभग 70% केसेस में कॉज कौन होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ह्यूमन हर्पीज वायरस सेकंड है वो मेनली, यानी 70% केसेस में क्या करवाता है? ह्यूमन हर्पीज वायरस सेकंड का कारण होता है। तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जो आपको शायद क्वेश्चन पूछने लायक है। अगर आपसे पहला पूछा जाए तो ये जो वायरस है वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। इसमें मेनली दो टाइप के जो ह्यूमन हर्पीज वायरस होते हैं वो बच्चे को अफेक्ट करते हैं। पहला एचएसवी फर्स्ट और सेकंड। एचएसवी फर्स्ट का दूसरा नाम ऑरल हर्पीज, और सेकंड की बात करूं तो जेनाइटल हर्पीज। इनमें से मोस्टली अगर जेनाइटल हर्पीज की बात करें तो ये जेनाइटल हर्पीज कैसे बच्चे को अफेक्ट करता है या कैसे इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन रहता है? तो याद रखना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी ये डायरेक्ट कांटेक्ट या वेजाइनल डिलीवरी के दौरान ये क्या कर सकता है? बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि जेनाइटल जो हर्पीज है, या मैं बात करूं जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है वो नियोनेट में कब ट्रांसमिट होता है मेनली, तो ये मेनली ट्रांसमिट होता है जब मदर को प्राइमरी इंफेक्शन हुआ हो। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगेन वही बात रहेगी, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्राइमरी इंफेक्शन है तो वो फीटस को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो मैं कह सकता हूं ट्रांसमिशन ऑफ HSV occur if mother having primary infection during pregnancy, कि अगर मां में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मां में इन्फेक्शन हुआ हो तो उस केसेस में क्या हो सकता है? वो उस केसेस में वो ह्यूमन हर्पीज वायरस को क्या कर सकती है? ट्रांसमिट कर सकती है। लेकिन अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ तो उसके साथ चांसेस क्या रहेंगे? कम रहेंगे। तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है अगेन कि मेनली जो भी इन्फेक्शन है वो कैसे होते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन होते हैं। अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन ह्यूमन हर्पीज वायरस का मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन कैसे होगा? मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन तो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन में दो चीजें हो सकती है, या तो फिर डायरेक्ट कांटेक्ट विद लीजन, और दूसरा ट्रांसप्लेसेंटल भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे भी लिख सकता हूं मैं इसको? मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिख दूं, आप और कंफ्यूज नहीं होगे। अगर मैं इसको बोलूं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ? लीजन के साथ, या फिर कौन सा? ट्रांसप्लेसेंटल पर। अगर इसमें मैं बोलूं कि मोस्टली किससे होगा तो मैं कह सकता हूं डायरेक्ट कांटेक्ट विद लीजन। इसमें हम फाइंडिंग क्या देखेंगे? तो मेनली जो ह्यूमन हर्पीज वायरस होता है उसके अंदर हम मेनली तीन फाइंडिंग्स देखते हैं। मेनली इसके अंदर हम क्या देखते हैं बेटा? तीन फाइंडिंग्स देखते हैं, यानी थ्री फॉर्म ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस देखा जाता है। कौन कौन सी होती है सुनना ध्यान से। मैं अगर बोलूं तो तीन मेनली फॉर्म होती है, थ्री फॉर्म ऑफ डिजीज, यानी इस डिजीज की मेनली कितनी फॉर्म होती है? तो तीन फॉर्म होती है। इसमें सबसे पहला आता है वेस्कुलर इरप्शन। कौन सा? वेसिकुलर इरप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मेनली लीजन होते हैं, और ये लीजन मेनली कहां देखने को मिलता है मुझे? स्किन पे, यानी मैं कह सकता हूं लिमिटेड टू स्किन। ठीक है, इसके अलावा और कहां देखने को मिल सकते हैं? तो मैं कह सकता हूं स्किन के अलावा ये आपको माउथ में देखने को मिल सकते हैं, आईज में देखने को मिल सकते हैं। क्या? वेसिकुलर इरप्शन, यानी छोटे छोटे वहां पे क्या बनेंगे? वेसिकल्स बनेंगे फ्लूइड फिल टाइप के, इसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में। तो ये इसके तीन फॉर्म, यानी डिपेंड करता है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या रहेगा। पहला वेस्कुलर इरप्शन है तो वो लिमिटेड रहेंगे रीजन स्किन, माउथ और आई पे। अगर वो सीएनएस को अफेक्ट करे तो सीएनएस को अगर सीएनएस इंफेक्शन हुआ तो उस केस में क्या हो सकता है? ठीक है, तो सीएनएस इंफेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में मेनिंजाइटिस, एनसिफेलाइटिस, इसके साथ सीजर्स, ये सब हम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म आती है इसको हम बोलते हैं डिसएमाइनेटेड। कौन सी?
डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन की अगर ये सीवियर इन्फेक्शन या लेटर स्टेज की बात करें तो अपन क्या बोलते हैं इसको डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन। और इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा तो सेप्सिस लाइक इलनेस, सेप्सिस लाइक इलनेस। और इसकी क्या होती है हाई मोर्टिलिटी होती है, यानी बच्चे में डेथ होने का जो कारण होता है वो कौन होता है डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन है। वो मेनली क्या होता है कोज होता है डेथ का, क्योंकि इसमें क्या देखने को मिलती है मुझे सेप्सिस लाइक इलनेस देखने को मिलती है। ठीक है, अगर कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि हेलमार्क साइन क्या है, क्वेश्चन सुनना बेटा, अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि हेलमार्क साइन ऑफ नियोनेटल हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, तो आपका आंसर रहेगा वेसिकुलर इरप्टिव स्किन लीजन, वेसिकुलर अल्सरेटिव स्किन लीजन। ये क्या रहेगा इसका हेलमार्क साइन रहेगा। और अगर हम इस वेसिकुलर अल्सरेटिव स्किन लीजन को अगर हम क्या नहीं करते हैं ट्रीट नहीं करते हैं तो उस केसेस में ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस ऑर्गन तक भी डिसेमिनेटेड का मतलब फैलना की यानी बॉडी के ऑर्गन्स तक अगर ये जा सकता है तो उस कंडीशन में भी ये क्या होता है सीवियर फॉर्म होती है और डेथ का कॉजेज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, यानी ह्यूमन हर्पीज वायरस हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस हुआ है तो उस कंडीशन में हम उसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस में कौन कौन से टेस्ट हम यूज में लेते हैं, तो पहला बोलते हैं हम टिजनेक स्मीयर, यानी कि जो लीजन है उससे लीजन से मैं क्या लूंगा उस फ्लूइड को कलेक्ट करूंगा, उसका एनालिसिस करेंगे, उसको स्मीयर को क्या बोलते हैं टिजनेक स्मीयर। किसमें यूज किया जाता है तो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, तो पहला याद रखना बेटा टिजनेक स्मीयर, टिजनेक स्मीयर कहां से लेते हैं तो टिजनेक स्मीयर फ्रॉम स्किन लीजन, फ्रॉम स्किन लीजन। इसके अलावा क्या करते हैं तो इसके अलावा दूसरा हम टेस्ट यूज कर सकते हैं कल्चर। ठीक है, कल्चर, और इसके अलावा हम यूज करते हैं उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उसका सैंपल हम मेनली कहां से लेते हैं तो सैंपल याद रखना बेटा यूरिन या फिर वो लीजन, और या फिर कहां से ले सकते हैं हम सीएसएफ का 20 सैंपल क्या करेंगे ले सकते हैं। तो अगर हम हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के डायग्नोसिस की बात करें तो पहला हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था टिजनेक स्मीयर, क्या पता कभी पूछ ले किसमें यूज करते हैं तो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस में डायग्नोस करने के लिए, और दूसरा उसके अंदर क्या कल्चर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। इतना वाइडली इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसके अपीयरेंस से पता चल जाता है कि ये क्या है हर्पीज वायरस है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन है। तो इसमें जनरली हम डायग्नोसिस का इतने क्वेश्चंस आज तक कुछ आया नहीं है, तो ज्यादा आप जितना ज्यादा पढ़ोगे फिर उतना ही कंफ्यूजन रहेगा। तो बेस्ट है टिजनेक स्मीयर और कल्चर या पीसीआर हम यूज करते हैं। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है टिजनेक स्मीयर। ठीक है, तो आपको ये जरूर आपके माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर किसी बच्चे में या फिर मैं बात करूं इसका हम कैसा अपीयरेंस देखेंगे, तो आपको मैं एक डायग्राम बता रहा हूं जो किसका है जेनाइटल हर्पीज का। किसका बेटा जेनाइटल हर्पीज का, जेनाइटल हर्पीज। और जेनाइटल हर्पीज में मैंने बोला था कि वेस्ट रीजन से नीचे यानी कमर से नीचे की साइड में अगर मुझे कैसा मिले कॉलीफ्लावर लाइक वोट्स मिले तो वो इंडिकेट करता है कि इसको क्या है ह्यूमन हर्पीज वायरस है। वो भी कौन सा टाइप सेकंड है जिसको आप क्या बोलते हो जेनाइटल हर्पीज बोलते हो। क्या बोलोगे बेटा जेनाइटल हर्पीज बोलोगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके इंटरवेंशन की ओर की अगर अपन बात करें कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का इंफेक्शन हुआ तो हम इंटरवेंशन क्या करेंगे, कौन कौन से मैनेजमेंट टूल का हम यूज करेंगे। अगर हम इंटरवेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हर्पीज वायरस सेकंड है अगर उसके लीजन प्रेजेंट है वेजाइनल ट्रैक्ट में बर्थ कैनाल में तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे उसका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करेंगे। यानी जिस भी मां को ह्यूमन हर्पीज वायरस सेकंड का इन्फेक्शन हुआ हो उस मां के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट वन याद रखना इंटरवेंशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन should be considered in एक्टिव जेनाइटल हर्पीज। अगर वो एक्टिव है अगर एक्टिव लीजन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में एंड अनरप्चर्ड मेम्ब्रेन, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एंड अनरप्चर्ड मेम्ब्रेन कि अभी तक एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर्ड नहीं हुई है और अगर उसमें जेनाइटल ट्रैक्ट में एक्टिव जेनाइटल हर्पीज है यानी एक्टिव लीजन है उस कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इसका मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करना है अगर एक्टिव जेनाइटल क्या प्रेजेंट हो हर्पीज प्रेजेंट हो। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही रहेगा आपका कि इसका इंटरवेंशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा। तो अगर एक्टिव हर्पीज के लीजन है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करेंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कि और कौन से इंटरवेंशन है जो हम जनरली इसके साथ यूज करते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं एचएसवी फर्स्ट में कि अगर लीजन ब्रेस्ट पे हर्पीज का लीजन प्रेजेंट हो जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो डायरेक्ट लीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से उसको क्या हो सकता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का इंफेक्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट वन हम बोलेंगे ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ब्रेस्ट फीडिंग कैसी रहेगी ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी कब अगर लीजन कहां प्रेजेंट हो लीजन ऑन ब्रेस्ट, लीजन ऑन ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट पे अगर हर्पीज वायरस के हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के अगर लीजन प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करेंगे हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड करेंगे। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात करूं और इसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें हम तो और क्या हम यूज करेंगे तो एक ड्रग यूज करते हैं जिसका नाम है एसाइक्लोविर। कौन सी एसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग है साइक्लोविर। एसाइक्लोविर हम कब देते हैं तो एसाइक्लोविर मेनली प्रीफर करते हैं हम आफ्टर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यानी अगर किसी मदर में मैं 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर मैं एसाइक्लोविर उसको देना स्टार्ट करूं तो उस केसेस में अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो शायद चांसेस कम हो जाते हैं उस बच्चे में हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं आफ्टर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी डिक्रीज चांसेस ऑफ
चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, मां को एक्टिव हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस था, तो उस कंडीशन में हम बेबी के लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये है साइक्लोवीर मोर देन 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी किसको देते हैं, मदर को। अगर हम नियोनेट की बात करें, अगर मैं नियोनेट की बात करूं कि नियोनेट में भी क्या हम एसाइक्लोवीर दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं। तो याद रखना, एसाइक्लोवीर फॉर बेबी, एसाइक्लोवीर फॉर बेबी if suspected, if suspected or confirmative cases, or confirmative cases, कंफर्मेटिव केसेस की कंफर्मेटिव केसेस में मैं क्या दे सकता हूं उसको, या फिर सस्पेक्टेड भी केसेस हो तो एसाइक्लोवीर किसके लिए देते हैं अपन, बच्चे के लिए भी देते हैं। ठीक है, तो दोनों जो ड्रग है एसाइक्लोवीर वो मां और बच्चे दोनों में प्रीफर करते हैं। मां में कब देना होता है, तो 36 वीक के बाद, ताकि बच्चे में डायरेक्ट लीजन के कांटेक्ट आने के बावजूद भी इंफेक्शन के चांसेस कम हो। और दूसरा एसाइक्लोवीर देते हैं उस बच्चे के लिए जिसमें क्या हो, या तो सस्पेक्टेड हो या फिर वो कंफर्मेटिव केस हो किसका, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का। तो ये हमने एक डिजीज पढ़ी थी जिसका नाम था हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस मेनली दो टाइप का था, ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मेनली ओरल हर्पीज करता है, जबकि सेकंड टाइप वो क्या करता है, जेनाइटल हर्पीज। और जेनाइटल हर्पीज मेनली देखने को मिलता है, इसके अंदर मेनली फाइंडिंग क्या देखने को मिलती है, तो तीन टाइप्स की, थ्री फॉर्म ऑफ डिजीज देखने को मिलता है, वेस्कुलर इरप्शन, सीएनएस इन्फेक्शन एंड डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन। इसमें मोस्टली सबसे सीवियर कौन सा होता है, डेथ का कारण कौन हो सकता है, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन। मोस्टली डेथ का भी कारण बच्चे में हो सकता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। ठीक है, अगर आपको हेलमार्क साइन पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलमार्क साइन क्या होता है, तो आंसर रहेगा आपका वेस्कुलर अल्सरेटिव स्किन लीजन इज हेलमार्क साइन ऑफ कंजेनाइटल, सॉरी हेलमार्क साइन ऑफ नियोनेटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर ड्रग्स तो कौन सी यूज करी थी, एसाइक्लोवीर ड्रग कौन सी यूज कर रहे हैं, एसाइक्लोवीर। इसके साथ हमें क्या करना होता है, इसका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें ह्यूमन हर्पीज वायरस की, बहुत सारी जो और माइक्रोब्स है, यानी मेनली 8 टाइप का, यानी 8 टाइप तक आज तक डिटेक्ट हो गए, वो कौन कौन से, कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं, तो कई बार क्वेश्चन इसी से ही आता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, आप देखिएगा ध्यान से कि कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, या टाइप्स ऑफ हर्पीज फैमिली, या टाइप्स ऑफ हर्पीज इन्फेक्शन या हर्पीज वायरस। तो मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ हर्पीज वायरस, टाइप्स ऑफ हर्पीज वायरसेस, यानी कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला मैं बात करता हूं बेटा ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट। कौन सा, ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट। और ये ह्यूमन हर्पीज वायरस फर्स्ट अभी हमने पढ़ा था, कोज करता है ओरल हर्पीज, ओरल हर्पीज। वही अगर हम बात करें हर्पीज वायरस सेकंड की, ह्यूमन हर्पीज वायरस सेकंड, ह्यूमन हर्पीज वायरस सेकंड। फर्स्ट तो कौन सा है, ओरल हर्पीज। सेकंड कौन सा है, तो जेनाइटल हर्पीज। सेकंड कौन सा रहेगा, जेनाइटल हर्पीज। अभी हमने पढ़ा था कौन सा, जेनाइटल हर्पीज। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ह्यूमन हर्पीज वायरस थर्ड की बात करूं, तो एक कॉमनली डिजीज आप पढ़ते हो बहुत बार, सब लोगों ने कॉमनली सुनी होगी, ह्यूमन हर्पीज वायरस थर्ड। अगर इसका फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो, ह्यूमन हर्पीज वायरस का अगर फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो, अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि चिकन फॉक्स डेवलप करता है। क्या बेटा, चिकन फॉक्स, चिकन फॉक्स, चिकन फॉक्स। और इसका पॉजिटिव एजेंट बोलते हैं हम वेरिसेला जोस्टर। कौन सा, वेरिसेला सेला जोस्टर, जोस्टर। अगर मुझे ह्यूमन हर्पीज वायरस थर्ड का रिपीटेड इन्फेक्शन हो, प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं लिखे, मैं ऐसा बोलूं कि इसका अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ हो, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के टाइम इस डिजीज, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में हम डिजीज बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल्स, सिंगल्स डिजीज। और सिंगल डिजीज में आपको पॉजिटिव एजेंट पूछा जाए तो आंसर याद रखना हर्पीज जोस्टर, हर्पीज जोस्टर वायरस। बेटा वही, अगर प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करें, सुनना ध्यान से, ह्यूमन हर्पीज वायरस थर्ड अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं अपन, चिकन पॉक्स। उसका पॉजिटिव एजेंट क्या रहता है, वेरिसेला जोस्टर। वही अगर मैं सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करूं तो डिजीज का नाम सिंगल्स, कौन सी, सिंगल्स। और ये क्या करवाता है, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका, हर्पीज जोस्टर वायरस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम ह्यूमन हर्पीज वायरस फोर्थ की ओर, ह्यूमन हर्पीज वायरस फोर्थ। और ह्यूमन हर्पीज वायरस फोर्थ होता है एप्स्टीन बार वायरस। कौन सा, एप्स्टीन बार वायरस, ईबीएस, एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। और एप्स्टीन बार वायरस कौन सी डिजीज कोज करता है, तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। आपने पढ़ा होगा, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्टेड मोनोन्यूक्लियोसिस। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, तो आंसर क्या रहेगा, एप्स्टीन बार वायरस। और एप्स्टीन बार वायरस कौन सी फैमिली का वायरस है, तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का, हर्पीज ह्यूमन हर्पीज वायरस फैमिली का वायरस है। और कौन से नंबर का है, फोर्थ नंबर का। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पांचवा, फिफ्थ। अगर ह्यूमन हर्पीज वायरस फिफ्थ की अगर हम बात करें तो ये रहेगा आपका साइटोमेगलो वायरस। कौन सा, सीएमवी या साइटोमेगलो वायरस, साइटोमेगलो वायरस, जो हमने पढ़ा था कि साइटोमेगलो वायरस डिजीज कोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला ह्यूमन हर्पीज वायरस, जो कि कौन सा रहेगा, ह्यूमन हर्पीज वायरस 6, ह्यूमन हर्पीज वायरस 6, जो कि करता है रूजोला इन्फेक्टम। कौन सा, रूजोला इन्फेक्टम। मैं लिखना चाहूं रूजोला इन्फेंटम। और ये जो रूजोला इन्फेंटम है, इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 के वाया होता है, इसलिए इसको बोलते हैं 6 डिजीज। कौन सी, 6 डिजीज, 6 डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है ह्यूमन हर्पीज वायरस 7। ये जो ह्यूमन हर्पीज वायरस 7 है, वो भी वैसी इलनेस करता है जैसे कौन करता है, ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 करता है। यानी इसको एग्जैक्ट कुछ डिजीज का नाम तो नहीं है, लेकिन ये जैसा रूजोला इन्फेंटम में जैसी हम फाइंडिंग देखते हैं, वैसा किसमें देखते हैं, ह्यूमन हर्पीज वायरस 7 में देखते हैं। और लास्ट वन आता है ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, और ये करता है कपोसी सार्कोमा। कौन सा, कपोसी सार्कोमा। और कपोसी सार्कोमा अपने को देखने को मिलता है कैंसर में। कब,
कैंसर में। और सॉरी, कपोसी सार्कोमा क्या है, तो एक तरह का ट्यूमर है, यानी कैंसर लाइक प्रॉब्लम है जो कि हमें देखने को मिलती है एचआईवी इन्फेक्शन के साथ। क्योंकि एचआईवी की लेटर स्टेज में क्या देखते हो, कपोसी सार्कोमा, पर बेटा याद रख लेना कपोसी सार्कोमा रेयर होती है चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन में कैसे देखने को मिलती है, रेयरली, यानी एचआईवी के साथ भी रेयरली देखने को मिलती है कपोसी सार्कोमा। अगर आपको पूछा जाए कि कपोसी सार्कोमा किसके साथ देखने को मिलता है, तो ये एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विद एचआईवी इन्फेक्शन, एसोसिएटेड विद एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन। तो ये हमने कुछ ह्यूमन हर्पीज वायरस फैमिली के 8 मेनली जो टाइप्स पढ़े हैं। टाइप फर्स्ट ओरल हर्पीज और जेनेटल हर्पीज हमने डिटेल में डिस्कस किया है। चिकन पॉक्स और सिंगल डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज के साथ और पढ़ोगे। एब्स्टीन बार वायरस जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कोज करता है। और नेक्स्ट वन था साइटोमेगलो वायरस, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। रूजोला इन्फेक्टम, इसी को हम 6 डिजीज बोलते हैं। इतना अगर आपको याद रहेगा तो ठीक, एग्जाम में इससे ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं आता है। और लास्ट में आता है कपोसी सार्कोमा, जो कि किसके साथ देखने को मिलता है, एचआईवी के साथ। और ये कपोसी सार्कोमा होता क्या है, तो मेनली पर्पलिश ट्यूमर होता है, पर्पल कलर का ट्यूमर, पर्पलिश ट्यूमर। ठीक है, तो ये हमने एक जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि साइटोमेगलो वायरस और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कैसे बच्चे को इन्फेक्ट करता है और कैसे हम क्या करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे, इंटरवेंशन क्या रहेगा। इसी के साथ हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।